हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। चलिए, तो आज की ये जो सेकंड क्लास है फाइनल अकाउंट की, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा कंटेंट होगा वो वास्तव में आईसीआई की मटेरियल होगा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो मटेरियल है वो हम यूज़ करेंगे, और जो हमारी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है हम कंसिडर करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो इस वीडियो के दौरान जो हमने सीखना है उसमें सबसे पहली बात कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट, और कंपनियां जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट मानती है। और इसके अलावा जो चेंज इन इक्विटी है एक स्टेटमेंट बनती है, लेकिन वो भी आपके कोर्स में नहीं है, वो जब आप फाइनल में जाएंगे तब वो भी स्टेटमेंट आपको बनानी है। इसके अलावा जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझाने के लिए ज़रूरी है, उनको भी जो है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट मानेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो अकाउंटिंग के अंदर सेक्शन 129 है कंपनीज एक्ट की, वो यहाँ पर जो है आपको डील करती है इन सारी ट्रांजेक्शन्स को। तो देखिएगा यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि जो 129 सेक्शन है कंपनीज एक्ट की वो क्या कह रही है। तो सेक्शन 129 जो है यही बात कह रही है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें क्या इंक्लूड होगा। तो देखिएगा जो इंक्लूड होगा वो क्या होना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि जो 129 जो सेक्शन है कंपनी एक्ट की वो क्या डील करती है। तो वो डील करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनानी है। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हर कंपनी को 2013 एक्ट के तहत यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अपनी जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करने, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होगा, द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर होगी उसकी बैलेंस शीट आप पेश करेंगे। तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जो 129 सेक्शन है वो जनरल मीटिंग से रिलेटेड है, जो कहती है कि जनरल मीटिंग के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेश करेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 के अंदर दी हुई है। तो सबसे पहली बात बैलेंस शीट हो गई, दूसरा क्या हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके अलावा अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये समझ लीजिए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होंगे। उसके अलावा जो चेंजेस इन इक्विटी है लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। और कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो है फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन 1 and 5 अबव, और ऊपर की जो 1 से 5 में जो भी जरूरत थी वो सब चीज़ें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन से आइटम कैसे शो करने हैं वो मैं आपके साथ जो है बात कर चुका हूँ। तो जैसे देखिएगा मैंने पिछली क्लास में आपके साथ बात की थी कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर जो नोट्स टू अकाउंट होगा शेयर कैपिटल का, उसके अंदर अगर कोई भी शेयर्स आपने ऐसे इशू किए हैं जो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो उसको आप कैसे शो करेंगे। तो उसको आप नोट्स टू अकाउंट के अंदर लिखेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखना है आपने। तो इसी के ऊपर एक एग्जांपल, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 नहीं बोल सकते हम, इसको 11-12 भी बोलेंगे। और आगे चल के ज़िंदगी भर के लिए सवाल ऐसा ही जो एक्स लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये सवाल ज़िंदगी भर चल सकता है। इंस्टीट्यूट जो है एक बार सवाल को लिख रहा है तो ये कभी भी जो है काम आ सकता है हमारा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो ये 2010 11-12 के लिए यूज़ नहीं होता कि इस क्रॉस का मतलब होता है कि ये किसी भी साल के लिए यूज़ कर सकती है कंपनी। तो मेंशन द नोट्स टू अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24,000 इक्विटी शेयर्स, और कहते हैं इस साल के दौरान 24,000 इक्विटी शेयर जो इशू किए गए थे वो बोनस के रूप में इशू किए गए थे। तो बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंसिडरेशन अदर देन कैश होते हैं, यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके अपने शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर्स देती है। तो यहाँ पर क्या बात निकल कर आई, तो यहाँ पर ये बात निकल कर आई कि क्या ये नोट्स टू अकाउंट में लिखना जरूरी है। हाउएवर द सोर्सेज फ्रॉम विच दीज बोनस शेयर्स वर इशूड हैज नॉट बीन डिस्क्लोज। तो क्योंकि ये बोनस शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम में से भी यूज हो सकते हैं, जनरल रिजर्व में से भी हो सकते हैं, सरप्लस अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में से, इसका डिस्क्लोजर उन्होंने नहीं। सच नॉन डिस्क्लोजर इज अ वायोलेशन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो बताइए क्या ये डिस्क्लोजर जो है ये नोट्स टू अकाउंट में अगर आपने खाली ये लिख दिया कि जिस सोर्स से
आपने लिए वो सोर्स को नहीं बताया, तो क्या ये वोलेशन है? तो देखिएगा शेड्यूल 3 डज नॉट रिक्वायर ए कंपनी टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ विच बोनस शेयर्स हैज बीन इशूड। तो सीधी सी बात ये है, मैंने सीधे मुद्दे की बात आपके साथ की। तो देयरफॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर्स हैज बीन इशूड नॉट वायलेटेड द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये कोई वायलेशन नहीं है। अब बात करिए, देखिएगा अगले सवाल के ऊपर आते हैं, ये भी नोट्स टू अकाउंट के ऊपर है, और नोट्स टू अकाउंट जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट के ऊपर सवाल है। तो कहता है फ्यूचर लिमिटेड हैड द फॉलोइंग आइटम अंडर द हेड्स ऑफ रिजर्व सरप्लस इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001। तो ये प्रॉफिट्स हैं इनके पास 80 और 60 और 90। तो ये देखिएगा, तो कुल टोटल जो इनका बनता है 9 और 6 15 और 8 23 230 लाख बनते हैं। और कहता है कि इस कंपनी पर 250 लाख का जो है लॉस चला हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉस। तो क्या लॉस को असेट्स में दिखा दें और जो 230 लाख है उसको रिजर्व सरप्लस में दिखा दें? नहीं। देखिएगा जिसकी ट्रीटमेंट एक ही होती है, रिजर्व सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस आएगा। अब कोई फिक्टिशियस असेट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है शेड्यूल 3 के अंदर, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो है पहले इंस्टीट्यूट भी जो है ऐसी बातें करता था कि अदर नॉन करंट एसेट्स होती हैं, लेकिन जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो IFRS अप्लाई हुए तो उन्होंने अपने उस जो स्टेटमेंट थी उसको वापस ले लिया, गाइडेंस नोट को। और हम लोग शुरू से ये बात बोल रहे थे कि कोई भी शेयर होल्डर फंड की जो कंसेप्ट है अगर शेड्यूल 3 के अंदर है, तो मैं आपको भी ये पढ़ाता था कि कोई भी अदर नॉन करंट एसेट्स नाम की चीज़, कोई फिक्टिस एसेट शो ही नहीं हो सकती बैलेंस शीट में, और अब इंस्टीट्यूट भी जो है इस बात को मानने लगा है। तो ध्यान रख लीजिएगा, अमेलगमेशन के चैप्टर के अंदर अगर कोई भी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट है तो वो अब रिजर्व सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस होगा। और मैं शुरू से ही ये बात करता हूँ कि रिजर्व सरप्लस से एडजस्ट होना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने भी 2 साल पहले जो है इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी आइटम जो असेट्स के फीचर्स नहीं है, जिससे कोई भी कैश के बेनिफिट्स या किसी के भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बेनिफिट नहीं आएंगे, वो असेट शो नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई भी लॉस है तो वो सब जो है रिजर्व सरप्लस में से माइनस होगा। यानी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हैं, ये किसी अन्य प्रकार के जो राइट ऑफ लॉसेज हैं, जो अभी होने थे लॉस राइट ऑफ लेकिन वो हुए नहीं है, तो तब तक वो राइट ऑफ नहीं होते, तब भी वो रिजर्व सरप्लस में नेगेटिव शो होंगे। तो 250 लाख का लॉस है, तो क्या इसको शो करना चाहिए? तो कहता है ऑन द सेम डेट विच हैज डिस्क्लोज अंडर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। तो बताइए क्या ये जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो लॉस निकला इसको बैलेंस शीट में एसेट दिखाएंगे? नहीं। देयरफॉर द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग द डेबिट बैलेंस ऑफ लॉस शुड बी डिस्क्लोज इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। द स्टेटमेंट डन बाय द कंपनी इज अनकरेक्ट। और उसने अगर वो असेट्स में दिखाई तो वो गलत है, पहले इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही बताता था। हाँ चलें जी, अब अगला एग्जाम्पल है। देखिएगा, याद करिएगा मैंने पिछली क्लास के अंदर आपके साथ एक बात की थी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर अदर करंट असेट्स, अदर करंट लायबिलिटीज और इवन करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज के लिए जो क्राइटेरिया यूज करना है वो देखिएगा 12 महीने का क्राइटेरिया होगा, या उसके बाद अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है तो आप उस पीरियड को कंसिडर करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपने कोई भी लोन लिया है या दिया है तो उसमें अगर किश्तों की बात है, किश्तों में पैसा आता है या जाता है, तो वो चीज़ें जो हैं केवल जो अगले साल से संबंधित है, यानी कि 12 महीने से संबंधित है, वो आइटम्स जो है वो करंट होंगे। यानी कि अगर आपका इस सवाल के अंदर भी जैसे 10 लाख का लोन है जो कि 5 साल में पे करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो वो कह रहे हैं कि क्या ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट है, तो क्या ये सारा जो है नॉन करंट लायबिलिटीज़ होंगी या करंट लायबिलिटीज़ होंगी? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी जो बोरोइंग्स होती हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जो करंट बोरोइंग्स होती हैं वो अदर करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, और जो करंट मैच्योरिटीज़ होती हैं वो अदर करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, और जो बाकी लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं वो जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर शो होती हैं। तो यहाँ पर जो है सवाल केवल और केवल 4 नंबर का आपके एग्जाम में हो सकता है। तो ये सवाल कहता है लायबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज ए करंट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि वो कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान पे होगी, प्राइमरली पर्पस जो उसका ट्रेड करने का है, या वो ट्रेडिंग के लिए है, यानी कि आप उसको ट्रेड करने के लिए जो है आपने वो चीज़ ली है। यानी कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो आप जनरली लोन लेते और देते भी हो ट्रेड करने के लिए, तो वो नहीं। इट इज़ ड्यू टू सेटल्ड विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। इफ द कंपनी डज नॉट हैव एनी अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो ऐसे केस में देखिएगा जो 8 लाख रुपए की जो लायबिलिटीज़ है वो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हो जाएगी, और जो बाकी 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज़ है वो अदर करंट लायबिलिटीज़ में आप शो कर देंगे। तो ये इसका खाली डिस्क्लोजर से संबंधित बातें थी।
अब देखिएगा, ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिएगा फाइनल अकाउंट में से बहुत सारी चीज़ें जो हट गई हैं, जैसे कि इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट्स होती थी वो कोर्स में से हटा दी गई है। तो मेरी बुक में भी जो इनकम टैक्स के क्वेश्चंस हैं वो आपने नहीं करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैनेजरियल रेमुनरेशन जो है अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, जो पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था ओल्ड कोर्स के अंदर। तो न्यू कोर्स के अंदर जो है मैनेजरियल रेमुनरेशन पर आपने विशेष ध्यान देना है। तो आज की जो क्लास है ये मैनेजरियल रेमुनरेशन के नाम ही है। तो अभी जो मैंने अभी आपको 10 मिनट जो बातें पढ़ाई वो वास्तव में जो मटेरियल के अंदर एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब देखिएगा बात करते हैं मैनेजरियल रेमुनरेशन की। क्या होता है मैनेजरियल रेमुनरेशन, क्यों इसके ऊपर कानून बनाने की ज़रूरत है, मैं इन सभी पहलुओं के साथ आपके साथ बात करूंगा। कितना मैनेजरियल रेमुनरेशन एक कंपनी दे सकती है, वो प्रॉफिट की परसेंटेज पर क्यों निर्धारित होता है, तो इन सभी पहलुओं पर बात करते हैं। देखिएगा किसी भी कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट प्रॉफिट का बहुत बड़ा अमाउंट अगर खुद ही रेमुनरेशन के रूप में ले ले तो वो शेयर होल्डर्स के प्रति या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रति एक अन्याय का या एक दुर्भावना का भाव जो है व्यक्त कर सकता है। तो इसीलिए जो भी कंपनियां इंडिया के अंदर हैं जो कंपनीज एक्ट के दायरे में आती हैं, एक्सक्लूडिंग सम स्पेसिफिक कंपनीज, तो यानी कि वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको छोड़ दीजिए आप, ये जो छोटी कंपनीज हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं, उन कंपनीज को छोड़ दें। तो बेसिकली जो बाकी कंपनीज हैं उनके ऊपर ये जो है प्रोविजंस लगते हैं। अब ये जो प्रोविजंस है ये सेक्शन 197 के अंदर है। तो ये प्रोविजंस ये कहते हैं कि जब एक कंपनी का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा हिस्सा मैनेजरियल रेमुनरेशन के रूप में नहीं जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, मैनेजरियल रेमुनरेशन कंपनी के नेट प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा नहीं होगा, 11% से ज़्यादा नहीं होगा। देखिएगा हम भी बहुत सारी कंपनियों के अंदर निवेश करते हैं और निवेश करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई कंपनी की मैनेजमेंट ऐसी तो नहीं है जहां की वो प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा रेमुनरेशन के रूप में ले ले और कंपनी के शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड ही ना दे, या कंपनी के प्रॉफिट का इस तरीके से परफॉर्मेंस बोनस के नाम पे या किसी अन्य प्रकार से वो आउटफ्लो तो नहीं कर लेती है और जो कि शेयर होल्डर्स के लिए जो है नकारात्मक या घातक हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हम भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस कंपनी के अंदर हम निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर मैनेजरियल रेमुनरेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा तो नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने 11% का जो रेट फिक्स किया हुआ है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो ध्यान रखिएगा कि केवल 11% छोटा अमाउंट ना समझे आप इसको। किसी भी मैनेजरियल पर्सन के लिए, मैनेजरियल रेमुनरेशन के लिए 11% का अमाउंट बहुत ही बड़ा है। इस मैनेजरियल रेमुनरेशन में जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, बाकी किसी को नहीं। और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों को जो सिटिंग फीस दी जाती है कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो भी रेमुनरेशन का पार्ट नहीं माना जाता है। तो केवल और केवल जो कंपनी के एमडी, होल टाइम डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को अन्य प्रकार से जो है पैसे दिए जाते हैं वो सब मैनेजरियल रेमुनरेशन है। इसका मतलब अगर कंपनी के एमडी या होल टाइम डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस दी जाती है या प्रॉफिट में से कोई हिस्सा दिया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है, कमीशन दी जाती है, किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, वो सब रेमुनरेशन है। लेकिन पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के मामले में सिटिंग फीस को छोड़ के बाकी जो कुछ भी दिया जाता है वो सब रेमुनरेशन है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां जो है मैनेजर का यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स। तो ऐसी जो पद्धति जिन कंपनीज के अंदर होती है वहाँ पर जो मैनेजर है वो एक अहम भूमिका जो है निभाता है। तो जहाँ पर मैनेजर की भूमिका होती है वहाँ पर कंपनी के अंदर जनरली एमडी या होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं होते हैं। और कंपनी के जो प्रावधान है यानी कि जो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो केवल ये बात करते हैं कि अगर कंपनी में मैनेजर होगा तो उस कंपनी के अंदर एमडी या होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं होंगे। तो जनरली यहाँ पे जो कंपनी के एक डायरेक्टर्स को या एक मैनेजर को आप जो मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकते हैं वो 5% की हो सकती है और कंपनी के सभी होल टाइम डायरेक्टर्स को आप 10% से ज़्यादा का जो है रेमुनरेशन जो है नहीं दे सकते। और ये जो प्रतिशत है ये सब लाभ के ऊपर आधारित होगा।
इसके बाद 1% की जो राशि बची वो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए दी जा सकती है, और ये जो रेमुनरेशन है इस रेमुनरेशन के अंदर सिटिंग फीस इंक्लूड नहीं होगी। तो आइएगा अब इन प्रोविजंस को एक बार देखते हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं है तो रेमुनरेशन किस तरीके से दिया जा सकता है। तो ऐसी कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट जो है रेमुनरेशन दी जा सकती है। तो ये तो थी बात आपको रेमुनरेशन से संबंधित। अब बात करते हैं आगे। देखिएगा मैनेजरियल रेमुनरेशन, मैनेजर कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होती है। एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर कैलकुलेट होती है। कौन सी सेक्शन इसको कवर करती है? 197 सेक्शन जो है वो कवर करती है। मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना दिया जा सकता है? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद क्या रेमुनरेशन 11% से ज़्यादा भी दिया जा सकता है? आंसर इज यस, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। द कंपनी इन जर्नल मीटिंग में विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अथोराइज द पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन एक्सीडिंग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। लेकिन उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि 11% से ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है। अब देखिएगा जो रेमुनरेशन पेबल होगा एक एमडी को या होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजर को शुड नॉट एक्सीड्स 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड देयर आर मोर देन one such director remuneration should not exceed 10% of the net profit of all such directors and managers taken together। और सभी लोगों को मिलाकर 10% से ज़्यादा नहीं होगा, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर, एमडी सबको मिला के। अब कहते हैं द रेमुनरेशन पेड टू द डायरेक्टर्स हु आर neither MD nor whole time director should not exceed 1% of the net profit of the company if there is a managing or whole time directors और मैनेजर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में कोई भी एमडी है, मैनेजर है, होल टाइम डायरेक्टर है तो 1% मिल सकता है। इन ऑल अदर केसेस द मैक्सिमम रेमुनरेशन ऑफ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स इज 3%। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात सारी समझ गए होंगे। अब समस्या निकल कर आती है कि अगर कंपनी को लॉस है तो क्या करेंगे। तो मैं लॉस वाली सिचुएशन पे बाद में आता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कंफ्यूज ना करते हुए आपको मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ कि जहाँ पर कि इस प्रॉफिट को कैलकुलेशन के बारे में मैं आपको बता सकूँ। तो देखिएगा सबसे पहली बात क्या है कि जब भी आप मैनेजरियल रेमुनरेशन को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा जब भी आप मैनेजरियल रेमुनरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो जो कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन होगी नेट प्रॉफिट के लिए उसको ध्यान रखना है आपने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात तो देखिएगा जब मैनेजरियल रेमुनरेशन को आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नेट प्रॉफिट जितनी भी अप्रोप्रिएशंस आपने की हैं, जितना भी जनरल रिजर्व, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व, डिविडेंड आपने जो पे किया है या उस प्रकार से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिंकिंग फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड, जितने भी अप्रोप्रिएशंस किए उन सबको आप ऐड बैक कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे। उसके बाद जो भी मैनेजरियल रेमुनरेशन की डेफिनेशन में चीज़ें थी वो सब ऐड कर देंगे। किसी भी प्रकार के कैपिटल लॉसेज जो है वो अगर हैं तो वो सब प्लस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी डेप्रिसिएशन है आपको वो प्लस कर देंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करना है जो कंपनी एक्ट के हिसाब से जो कि शेड्यूल 2 में दिया होता है उसको आप माइनस कर देंगे। इसी तरीके से कोई भी कैपिटल नेचर के गेन है तो उनको आप माइनस कर देंगे जो कि फिक्स असेट्स के ऊपर हुए हैं। अगर कोई भी फिक्स असेट सेल करने पर कोई भी कैपिटल नेचर का गेन अगर हुआ है तो वो देखिएगा माइनस कर देंगे। इस तरीके से कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट जिससे कि अकाउंटिंग कैश बेसिस पर अगर नज़र आ रही है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास रिपेयर्स के अपने प्रोविजंस दिखाए हुए हैं और रिपेयर्स के एक्चुअल खर्चे भी दिए हुए हैं तो रिपेयर्स के प्रोविजंस अलाउ नहीं होंगे बल्कि रिपेयर्स के जो एक्चुअल खर्चे हैं वो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ की इनसे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से हम मैनेजरियल रेमुनरेशन के लिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये सवाल एग्जाम के अंदर आता है तो 8 to 10 मार्क्स का होगा। अब देखिएगा कुछ सवालों के ऊपर हम बात करते हैं। अभी मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखिएगा सबसे पहले देखिएगा द फॉलोइंग particulars taken into the records for the year ended 31/12/2014। ये कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स। अगर ये आफ्टर इनकम टैक्स होता तो हम इनकम टैक्स को ऐड करते तो वो है ही नहीं, पहले ही माइनस नहीं है।
एंड मैनेजरियल रेमुनरेशन, और मैनेजरियल रेमुनरेशन से पहले अगर वो भी होता तो एड बैक करते, बट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। तो आपको पता है देखिए प्रोविजंस कोई चीज़ अलाउ नहीं होंगी और ना ही डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, लेकिन उसके बदले में क्या होगा कि जो भी प्रोविजन फॉर रिपेयर है उसको तो हम ऐड बैक कर देंगे, जो भी डेप्रिसिएशन उसको ऐड बैक कर देंगे। लेकिन इन दोनों के बदले में हम क्या करेंगे, जो जिनको चार्ज किया जा चुका है, जो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कंपनी एक्ट के हिसाब से लगता है, यानी कि जो शेड्यूल 2 में कैलकुलेशन दी हुई उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होगा उसको माइनस कर देंगे इस प्रॉफिट में से, और रिपेयर के प्रोविजंस को तो हम ऐड कर देंगे और वास्तव में जो रिपेयर के एक्चुअल खर्चे होंगे उनको लेस कर देंगे। और ये जो सवाल अगर एग्जाम में आता है तो 4 से 5 नंबर का, और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये भी आपको बता दूँ। तो देखिएगा अगर मैं इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगूँ तो वो किस तरीके से होगी। तो देखिएगा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने प्लस कर देना है। उसके बाद देखिएगा डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। उसके बाद बताइए डेप्रिसिएशन प्लस करने के बाद अगर डेप्रिसिएशन अलाउंस पर शेड्यूल 2 तो माइनस कर देंगे। रिपेयर्स ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, रिपेयर्स मशीनरी का प्रोवाइडेड है तो प्रोवाइडेड वाले को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन दिया होगा उसको माइनस कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट आया होगा हमारा, ये मैनेजरियल रेमुनरेशन की कैलकुलेशन के लिए आया होगा। तो देखिएगा मैंने आपको साइड में दिखाया भी हुआ है, अगर आप साइड में देखेंगे यहाँ पे तो साइड में मैंने बताया सबसे पहले जो भी आपका प्रॉफिट था 13,02,615, दो चीज़ें आपने ऐड करनी, एक वो जो डेप्रिसिएशन आपकी बुक्स में है और उसके बदले में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी कंपनी एक्ट के हिसाब से अलाउ होना उसको माइनस कर देंगे, जो भी रिपेयर के प्रोविजन वो ऐड कर देंगे और जो भी रिपेयर के एक्चुअल खर्चे हैं वो माइनस कर देंगे, और जो भी वैल्यूएशन आएगी आपके पास वो वास्तव में वो नेट प्रॉफिट होगा जिसकी बेस पर जो है मैनेजरियल रेमुनरेशन डिटरमाइन होगी। राइट, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, इसको थोड़ा आराम से देखेंगे, थोड़ा तसल्ली से देखिएगा इस सवाल को। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द मैनेजर्स ऑफ वर्क्स लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ प्लस 1% कमीशन। राइट, अब आपको ये कह रहा है कि मैनेजरियल रेमुनरेशन आपने कैलकुलेट करना है। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में सब्सिडीज गवर्नमेंट से अलाउ है, यस अलाउ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट देखिएगा 2,50,000 में एक ऐसी एसेट्स बेची गई जो कि 1,80,000 की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर थी। तो इसका मतलब क्या है कि उस बुक की वैल्यू थी केवल और केवल 70,000 रुपये, 70,000, और वो उसके ऊपर आपको 1,00,000 का प्रॉफिट है वो है बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जा रहा है। तो 70,000 तक का जो प्रॉफिट है वो तो हमारा रेवेन्यू नेचर का, और 70,000 के अलावा जो भी आया है दैट इज ए कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट 30,000 ही क्यों है? क्योंकि देखिएगा 2,50,000 वाली चीज़ पे हम 1,80,000 का सरकार से डेप्रिसिएशन अलाउ करा चुके हैं। अगर 2.5 की चीज़ हमने ली थी और 1,80,000 की चीज़ पे हमें डेप्रिसिएशन अलाउ कर चुकी है सरकार, तो अभी भी हम 70,000 का डेप्रिसिएशन और अलाउ करा सकते थे क्योंकि हम 2.5 लाख रुपए सेट्स पे खर्च कर चुके हैं। लेकिन उस पर हमें 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम सरकार को यही कहेंगे कि जो 1,00,000 का प्रॉफिट है उसमें से 70,000 तो जो हमारा बचा हुआ डेप्रिसिएशन था वो एडजस्ट हो गया, और जो उसके बाद हमारे को एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं दैट इज अवर कैपिटल प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा यहां पर हमारा जो कैपिटल प्रॉफिट है वो केवल और केवल कितना होगा, केवल और केवल कितना होगा, केवल और केवल देखिएगा एक मिनट, ये तो केवल और केवल कितना होगा, 1,00,000 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 1,00,000 में से 70,000 माइनस कर देंगे, यानी कि जितना डेप्रिसिएशन अभी लगना बचा हुआ था। तो केवल हमारा जो कैपिटल नेचर का गेन है वो 30,000 है, तो उस 30,000 के गेन को हम माइनस कर देंगे जब भी मैनेजरियल रेमुनरेशन निकालेंगे। अब देखिएगा यहां पर आगे अभी प्रपोज डिविडेंड है, तो प्रपोज डिविडेंड से पहले तो हमारे को वैसे ही नेट प्रॉफिट जो है डिविडेंड देने से पहले होता है, तो जो भी अप्रोप्रिएशन है उनको ऐड बैक कर देते हैं, तो प्रपोज डिविडेंड को ऐड कर देंगे। जब भी कमीशन मिलता है तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट मिलता है तो टैक्स को भी ऐड कर देंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो मैंने कहा था रिजर्व या प्रोविजंस हम अलाउ नहीं करेंगे, तो रिजर्व को आप ऐड कर देंगे। कमीशन टू मैनेजर ऑन अकाउंट, मैनेजर पहले कमीशन खा चुका है तो वो भी ऐड कर देंगे। कोई भी अगर रेमुनरेशन
दी जा चुकी है तो सब ऐड हो जाएगी, मैनेजर की जो सैलरी है वो भी ऐड हो जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च कॉस्ट ऑफ एपरेटस, एपरेटस का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जो यंत्र खरीदे गए हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो, तो ये भी कैपिटल नेचर के खर्चे, इनको भी प्लस कर देंगे। डेप्रिसिएशन है, इसको भी प्लस कर देंगे। रीजन ये क्योंकि हम इसकी जगह शेड्यूल 2 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो देखिएगा शेड्यूल कंपनीज एक्ट के हिसाब से 81,000 है, तो इस 81 को हमने माइनस कर देना है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3,04,000 का प्रॉफिट लेंगे, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड को भी ऐड करेंगे, उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को भी ऐड करेंगे, उसके बाद 17,000 का डाउटफुल डेब्ट्स भी ऐड करेंगे, 17,500 का कमीशन जो है 30 और प्लस 6 36,000 को भी प्लस करेंगे, फिर 14,000 का साइंटिफिक रिसर्च भी, उसका 82 का डेप्रिसिएशन भी, लेकिन 81 का डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, और उसके अलावा जो है 30,000 का ये जो गेन है इसको भी माइनस कर देंगे। तो ये जो सब कुछ निकालने के बाद जो आप कैलकुलेशन आएगी इन सबको एडजस्ट करने के बाद वो आएगी 6,82,500, राइट। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये सवाल आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो ये 8 मार्क्स का है। अब देखिएगा एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, ये मेरी स्टडी मटेरियल से, जो हमारी इंस्टीट्यूट की जो मैंने आपको दी हुई है, यानी कि मेरे इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मटेरियल है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में 3,75,000 का प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट बता रहे, डिस्क्लोज्ड एट ए नेट प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा ये जो डिस्क्लोज प्रॉफिट है इसका मतलब ये वो प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट में गया, और बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट गया उसमें सारे अप्रोप्रिएशन हो रखे हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है, बाउंटीज एंड सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट से जो हमें हेल्प मिली या बाउंटीज मिली, सब्सिडीज मिली, तो वो होनी चाहिए हमारे प्रॉफिट में, प्रॉफिट का पार्ट है, तो इसमें कुछ भी अपने एडजस्टमेंट नहीं करनी। बोनस पेड टू फॉरेन टेक्नीशियन, भाई सब टेक्नीशियन इंडिया का हो या फॉरेन, हमें तो पेमेंट करनी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वो तो अलाउ होगा नहीं, तो क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हमें बिफोर टैक्स चाहिए होता है, तो बिफोर टैक्स चाहिए तो प्रोविजन फॉर टैक्स को आप ऐड कर देंगे, दैट इज 3,50,000 आपने ऐड कर देना है इस प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद देखिएगा कंपनसेशन पेड टू इंजर्ड वर्कर को दिए 15,000, 5,000 अपनी मर्जी से दे दिए, यानी कि कानूनी रूप से तो 10 देने थे और आपने दे दिए 15, तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट 5,000 रुपये वॉलंटरीली जो पेमेंट की है उससे कम हो रखा है, तो जो वॉलंटरी पेमेंट थी उसको आप ऐड कर देंगे, यानी कि इसको एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहते हैं। तो एक्स ग्रेशिया जो भी है वो आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर, तो मैंने बताया कैपिटल नेचर के खर्चे प्लस हो जाने, उनको आप डालते ही नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म जो है कैपिटल नेचर की मानी जाती है, इसको प्लस कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 35,000 की बुक वैल्यू थी और ओरिजिनल कॉस्ट थी 45,000, यानी कि जो 10,000 तक का डेप्रिसिएशन लग चुका था, सॉरी बुक वैल्यू बची थी 35,000 अब, और प्रॉफिट हुआ है 15,000 का। तो आप देखिएगा कितना प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, 10,000 का जो प्रॉफिट है वो तो इनका गैप हो गया, 10,000 तो अपनी एसेट्स को कवर करने के लिए चाहिए, और 5,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ दैट इज ए कैपिटल प्रॉफिट, तो 5,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको माइनस कर देना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अप्रोप्रिएशन होता है, तो इसको प्लस कर देंगे, और जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आएगा जिस पे आपने मैनेजरियल रेम्युनरेशन कैलकुलेट करना है। परसेंटेज मैंने आपको बता रखी है, तो जैसी भी स्थिति हो उसके हिसाब से आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, जैसा भी क्वेश्चन था पीछे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन बट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स, तो ये सेम क्वेश्चन है। तो ये प्रॉफिट आ गया, जो भी प्रोविजन है उसको आपने प्लस कर देना है, रिपेयर प्रोवाइडेड प्लस कर देनी है, जो एक्चुअल रिपेयर के एक्सपेंसेस वो माइनस कर देना है, और डेप्रिसिएशन जो शेड्यूल 2 के हिसाब से कंपनी एक्ट के हिसाब से निकालना है वो आपने माइनस कर देना है, और ये जो प्रॉफिट आएगा ये मैनेजरियल रेम्युनरेशन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं आपको कराता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए आप। अगर कभी भी लगेगा कि जल्दी हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करो। देख लिया क्वेश्चन। देखिए आपके इंस्टीट्यूट की बुक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, इसलिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन करा रहा हूँ।
हालांकि मेरी बुक में 1-2 क्वेश्चन बड़े हैं, वो करने की जरूरत नहीं है अब आपको, इतने बड़े आ ही नहीं सकते क्योंकि वो पहले 20-20 नंबर में आते थे, तो अब इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म है तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, यस। डिविडेंड ऑन शेयर का कुछ नहीं करना, ट्रांसफर फीस का कुछ नहीं करना। अब देखिएगा नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा आइटम ऊपर की तरफ है, तो नेट प्रॉफिट है 416 लेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अप्रोप्रिएशन होता है, प्लस कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बिफोर टैक्स चाहिए प्रॉफिट ऐड कर देंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अप्रोप्रिएशन होती है, प्लस कर देंगे। डायरेक्टर की फीस सीटिंग फीस है, इसको नहीं प्लस करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर की फीस जो सीटिंग फीस है वो रेमुनरेशन होता ही नहीं है। डेप्रिसिएशन 35, यस प्लस कर देंगे। उसके बाद है मैनेजरियल एमडी रेमुनरेशन 15,000 प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिएगा डेप्रीशिएशन है, सॉरी कैपिटल रिडम्पशन हो गया 40,000, ठीक है। उसके बाद डेप्रीशिएशन होगा यहाँ पे, तो जो डेप्रीशिएशन है उसको ऐड कर देंगे, 35 कर दिया। उसके बाद एमडी रेमुनरेशन है 15,000, उसको भी प्लस कर दिया। अब बचा क्या, बचा ये कि जो एक्चुअल डेप्रीशिएशन है 45,000 का, वो माइनस कर दिया। और इसी तरीके से 15,000 का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ये माइनस कर दिया। जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द 7,11,000। ये बुक प्रॉफिट है जिस पे आपने रेमुनरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक 5% है और एक 1% है, तो ये आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपका है, ट्वेंटी नंबर की क्वेश्चन ये है जो भी हमने कराया है, तो एक बार इसको कर लीजिएगा यहाँ से। तो ये 20 नंबर मैं भी करा चुका हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इस तरीके से 19 है, ये भी मैं करा चुका हूँ। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, जो कंपनी लॉस में हो तो क्या करते हैं, राइट। तो ये आपको कंसेप्ट समझा दिया मैंने। अब आइएगा बात, जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, तो अब प्रॉफिट नहीं है तो अब कंपनी का साइज मैटर करता है। कंपनी में प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो साइज किससे पता चलता है, साइज पता चलता है कंपनी की बैलेंस शीट से, राइट। या किसी और चीज से पता चलता है, बैलेंस शीट से ही पता चलेगा ना साइज। हाँ सर, हाँ बैलेंस शीट से ही पता चलेगा। तो देखिएगा बैलेंस शीट के अंदर एक कंसेप्ट दिया इन्होंने, इफेक्टिव कैपिटल। तो आपकी इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से हमने वो देखनी है कि आपकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी है। तो इफेक्टिव कैपिटल का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा। अब इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है ये आपने देखनी है। अब जो इफेक्टिव कैपिटल है वास्तव में कैपिटल एम्प्लॉयड है। लिमिट ऑफ ईयरली रेमुनरेशन पेबल शुड नॉट एक्सीड इन रुपीज। तो ये ध्यान रखना है कि आपने ये इस तरीके से एक इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है उस साल की। अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है, यानी कि आप शेयर होल्डर फंड भी जो है माइनस है, यानी कि कहने का मतलब इफेक्टिव कैपिटल जो है वो माइनस है। हालांकि इफेक्टिव कैपिटल शेयर होल्डर फंड के अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख का रेमुनरेशन दे सकते। ये याद करना है आपने, ये लिखने के लिए भी आ सकता है, ये शॉर्ट नोट में भी लिखने के लिए आ सकता है 4 नंबर में, कि अगर कंपनी लॉस में है तो मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना दे सकती है। अगर 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में, 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में अगर आपके प्रॉफिट्स हैं, 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल है, तो आप 84 लाख दे सकते हैं। ध्यान रखना है 5 करोड़ टू 100 करोड़, और 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक की अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल है तो 120 लाख दे सकते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको वो सवाल तो बहुत आसान सा होगा, बस आप उन्हें निकाल के उसकी मैक्सिमम रेमुनरेशन पूछेगा। और 250 करोड़ से ज़्यादा है तो 120 लाख, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख सैलरी दे सकते हो, प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 लाख। मान लीजिएगा आपकी ये जो भी 250 लाख के ऊपर जो भी आपकी होगी उसका 0.01%। देखिएगा अगर मान लीजिएगा आपकी इफेक्टिव कैपिटल है 260 करोड़, तो 260 करोड़ में 120 लाख तो हो गया। अब बच गया 260 करोड़ माइनस 250 करोड़, तो ये बचा 10 करोड़। तो 10 करोड़ का 0.01%, यानी कि आप 0.01 करोड़, अगर हम इनको करोड़ में कन्वर्ट कर दें तो ये 10,000 रुपये बनते हैं। तो अगर 260 करोड़ होती तो 10,000 और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, यानी कि 120 लाख प्लस 10। अगर 270 होती तो 120, और 270 प्लस 250 का डिफरेंस
20 और उस 20 का 0.01%। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कितना आप जो है मैक्सिमम रेम्युनरेशन दे सकते हैं। अब आपके सामने समस्या क्या आ गई? अब आपके सामने समस्या आ गई कि हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल। तो आइएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपने ध्यान से समझना है। देखिएगा, इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालोगे। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दिस पार्ट, इफेक्टिव कैपिटल मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। क्या लेंगे सबसे पहले? पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर शेयर एप्लीकेशन मनी या एडवांस अगेंस्ट शेयर्स मिला हुआ है तो वो नहीं होंगी। यानी कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी अगर कोई भी है। फॉर द टाइम बिंग स्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद शेयर प्रीमियम अकाउंट का जो पैसा वो होगा, कोई भी रिजर्व सरप्लस के अंदर अमाउंट है वो होगा, लेकिन इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तहत अगर आपने कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट किया हुआ है तो वो नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के जो लोन्स लिए हुए हैं वो भी इंक्लूड होंगे। डिपॉजिट्स पेबल आफ्टर 1 ईयर जो है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो भी होंगी। लेकिन क्या एक्सक्लूड करेंगे? एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन तो काम करने के लिए चाहिए, वो नहीं होंगे। ओवरड्राफ्ट हैं वो नहीं होंगे। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन्स वो भी नहीं होंगे, अनलेस फंडेड। और बैंक गारंटीज, अगर फंड आपको अरेंज करके दिया हुआ है कि फंडेड बैलेंस है, यानी कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, तो बात अलग है। एज रिड्यूस बाय द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल दोगे। लेकिन ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है वो उन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, तो बाकी कंपनीज के लिए अप्लाई होगी। और इसके अलावा कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं, वो भी आपने माइनस कर देने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी ध्यान से समझिएगा। आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। शेयर कैपिटल लिखेंगे, रिजर्व सरप्लस लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लोन्स लिखेंगे, लॉन्ग टर्म के पब्लिक डिपॉजिट्स लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन सच लोन्स वो नहीं लिखेंगे, उनको आपने नहीं लिखना है। तो सारे लोन हो गए, सारी कैपिटल होगी, रिजर्व सरप्लस होगा, और उसमें से इन्वेस्टमेंट जो है वो आप माइनस कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई लॉस थे आपके, एक्यूमुलेटेड लॉस या प्रीमियरी एक्सपेंसेस, वो माइनस कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा, वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजरियल रेम्युनरेशन इज मेड ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, द इफेक्टिव कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड एज ऑन द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। तो अगर वो पहले साल ही, तो जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसी दिन वो कैलकुलेट की जाएगी। इन अदर केसेस द इफेक्टिव कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो पुरानी कंपनी के मामले में तो क्या होगा, लास्ट डेट पे होगी कैलकुलेट, लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो पिछले साल का जो ईयर था उस पर कैलकुलेट होगी, जो भी पिछले साल की वैलिडिटी में थी पुरानी कंपनी में। और नई कंपनी के मामले में क्या होगा, नई कंपनी के मामले में जिस दिन उस मैनेजरियल अपॉइंटमेंट हुई है उस दिन क्या कैपिटल एम्प्लॉयड था ये देखनी पड़ेगी, राइट। और नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है वो आप लोग जानते ही हैं। जब शेयर होल्डर फंड और ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो हमने बताई, अगर इसका बैलेंस माइनस में आता है तो। अब देखिएगा यहाँ पे है सवाल हमारा। अब ये सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा इसका आंसर अब आपने करना है। मैं आपको देता हूँ 2 मिनट का टाइम। द फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मुद्रा लिमिटेड एज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। बैलेंस बीडी, पुराना प्रॉफिट बचा हुआ, ध्यान रखिएगा ये अभी का प्रॉफिट नहीं है, पुराना प्रॉफिट है। ये कौन सा वाला प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट है। तो पुराना प्रॉफिट काट दो, ये तो प्रॉफिट ही नहीं हमारा। ये बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ये प्रॉफिट इस साल का। देखो अब ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट कह रहा है जी ट्रेडिंग अकाउंट से बना दिया। अरे इंस्टीट्यूट को शर्म ही नहीं आती, वैसे ट्रेडिंग अकाउंट कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट से आया। अब इंस्टीट्यूट को पुराना सवाल उठाना उठा लेगा वो, कहीं से भी पेपर में भी आ सकता है सेम सवाल। सब्सिडीज रिसीव्ड इंक्लूड होंगी, यस होंगी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है 14-20, इस प्रॉफिट में तो 572 भी शामिल है। तो हमें क्या करना चाहिए, 14,20,000 में से 14,20,000 185 में से क्या करना चाहिए, पहले तो यही माइनस करना चाहिए क्योंकि इसमें पुराना प्रॉफिट इंक्लूड है। 572,350 एग्री करते हो मेरे साथ? हाँ सर। अब बताइए इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व प्लस होना चाहिए, यस होगा। जनरल रिजर्व, यस। प्रोविजन फॉर टैक्स, यस। डेप्यूटेशन फिक्स एसेट्स, यस।
मैनेजरियल रेम्युनरेशन यस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 31,240 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इन सबको प्लस कर दें और डेप्रिसिएशन जो एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको माइनस कर दें। तो अब देखिएगा अगर इन सबको प्लस करोगे आप, इन सबको प्लस करोगे तो इन सबको प्लस करोगे 12,500, इसके अलावा 4 लाख, इसके अलावा 12 लाख 42,500, उसके बाद 5 लाख 22,543, उसके बाद 2 लाख 85,350, उसके बाद माइनस क्या करना है, माइनस करना है ये वाला डेप्रिसिएशन 5,75,345, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी वो प्रॉफिट जो मैनेजर रेम्युनरेशन के काम आएगा। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मैनेजर रेम्युनरेशन। तो आपको पता है 5% एक एमडी की, 10% सारे एमडी होल टाइम डायरेक्टर सबकी मिला के, 11% टोटल मैनेजर रेम्युनरेशन, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स की 1%। इफ देर इज नो होल टाइम डायरेक्टर्स एमडी और मैनेजर देन 3%। अब देखिएगा इसको कैलकुलेट करिए तो कितना अमाउंट आ रहा है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। 14,20,185 प्लस, अच्छा उसके बाद प्लस क्या करना है, अच्छा प्लस करना है 12,500, प्लस करना है 4 लाख, प्लस 12,42,500, प्लस 5,22,543, प्लस 2,85,350, फिर माइनस 5,75,345, ये वाला डेप्रिसिएशन है ये जो नीचे दिया हुआ है। उसके बाद ये जो पुराना प्रॉफिट था, ये पुराना प्रॉफिट था 572, ये माइनस कर दीजिए, माइनस 572,350, ये आंसर आता है 2,735,383। अब इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास, तो देखिएगा यही आ रहा है क्या, ये रहा 2,735,383, 2,735,383, राइट, सही आंसर आ गया हमारा। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये आंसर आपने तो निकाला है लेकिन इंस्टीट्यूट ने तो दूसरे तरीके से निकाला है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि इसको डायरेक्टली निकाला है, लेकिन ये जो तरीका है ये जनरली आप यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि आपने जो इनकम टैक्स में भी पढ़ा है वो कौन से वाला पढ़ा है, यही वाला पढ़ा है। वो तरीका भी आपको बताता हूँ वो कैसे निकाला हुआ है। उसमें आपने क्या किया कि जो भी आपके प्रॉफिट थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट, वो ले लिया आपने, यानी कि भाई ये प्रॉफिट लेने का हक आपका बनता है 4,025,365। सब्सिडीज एंड बाउंटीज आपके इंक्लूड हैं उसमें, तो 273,925। उसके बाद देखिएगा जो अभी आपने प्लस किया उनको छोड़ के बाकी सब माइनस कर दो, यानी कि आप देखिएगा ये खर्चे आपके अलावा उन्हें 8,22,542, ये भी माइनस होनी है। डायरेक्टर फीस 1,34,780, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी माइनस होना है 31,240। तो ये सब माइनस हमने कर दिया। अब उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन भी अलाउ करना है, तो डेप्रिसिएशन कितना है 575,345। अब आप कैलकुलेशन करो, तो अब आपकी कैलकुलेशन है 40,25,365 प्लस 273,925, ये इनकम आपके पास आई। जो खर्चे थे वो माइनस कर दो, 8,22,542 माइनस कर दो 1,34,780 माइनस कर दो 31,240 और माइनस कर दो आपका जो डेप्रिसिएशन है एज पर द लो 575,345, ये आ गया 2,735,383। तो आप ये डायरेक्ट अप्रोच है, ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। तो लेकिन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम टैक्स हर जगह इनडायरेक्ट अप्रोच पढ़ते हो, तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच से बता दिया मैंने आपको, डायरेक्ट अप्रोच से भी।
और ये इस सवाल का सोल्यूशन था। तो इन्होंने खाली बस मैक्सिमम वाला अमाउंट बता रखा है, क्योंकि पार्ट टाइम होल टाइम डायरेक्टर्स का नहीं बताया, तो केवल 11% निकाल दिया। अब देखिएगा ये सवाल हमारे पास आया। अब ये सवाल है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि आप की कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, तो इसकी इफेक्टिव कैपिटल निकालिए। अब देखिएगा इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए जो बातें बोली गई हैं वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो क्या इफेक्टिव कैपिटल में शेयर कैपिटल थी? आंसर इज यस। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल थी? यस। प्लस शेयर सस्पेंस अकाउंट। अब ये शेयर सस्पेंस अकाउंट में क्या है ये बताएगा नीचे। तो कहता है शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट मेड। तो अभी उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो अब इसको छोड़ दें। उसके बाद है कैपिटल रिजर्व, लेकिन उसमें से 1.5 लाख रुपए का रिवोल्यूशन रिजर्व है। तो अब इस 1.5 लाख में से कितना लेंगे? खाली 1.5 लाख छोड़ दें तो कितना आएगा खाली बताइए। तो इसमें से खाली काम का कितना हमारे 45,000, तो ये लिया जाएगा 45,000। सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है? हाँ यस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिया जाएगा, ये 45 लिया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। डिवेंचर्स यस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। पब्लिक डिपॉजिट यस ली जाएंगी 370। कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म वाले लेने नहीं लेने? सर लेने तो चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स माइनस कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ये माइनस हो जाएगा। अब आइएगा, अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले, हाँ जी, अब सबसे पहले 15 लाख 96 लाख, तो आपने लिया 15 लाख और 96 लाख, ये है 45,000, 45 ये लिख रही है 45। उसके बाद 50,000, तो अब देखिएगा 50,000। उसके बाद अगला है हमारा डिवेंचर 65 लाख। उसका पब्लिक डिपॉजिट्स। अब आप कह रहे थे लेना तो चाहिए था, लेकिन लेना ही नहीं था, इसीलिए मैंने येलो निशान भी नहीं लगाया था। अब ये है माइनस वाला। अब माइनस वाले क्या है? 75 और 15,25,000, तो 17 लाख, 75 लाख और 15,25, ये सब माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ गई इफेक्टिव कैपिटल। यानी कि ये सब प्लस करने हैं, ये दोनों माइनस करने हैं, ये प्लस का टोटल है इन सब का, ये दोनों माइनस का टोटल है, प्लस के टोटल में से माइनस का टोटल निकाल दिया 90,40,000। अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, अगर ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होती, बाकी सारा सवाल सेम रहता। तो देखिए ये नील हो गई वैल्यू, बस इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होती इन्वेस्टमेंट कंपनी की केस में। तो ये आपकी इफेक्टिव कैपिटल आगे निकालने के लिए। तो अगर ये सवाल भी एग्जाम में आता है तो ये 8 मार्क्स का आता है, तो इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। सेम सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कह रहा है इज नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कैसी कंपनी है? और इनकरिंग लॉसेस। तो अब आपको कह रहा है कि कंपनी में ओनली 1 होल टाइम डायरेक्टर है, तो रेमुनेशन आपने देना है, इफेक्टिव कैपिटल निकालनी, और इफेक्टिव कैपिटल से ज़्यादा जो है नहीं दिया जा सकता। अगर उससे ज़्यादा आप दे रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कंपनी को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब ध्यान से समझना आप कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि पेड अप शेयर कैपिटल 120 यस आएगी, प्रेफरेंस आएगी, रिजर्व इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन नहीं, रिवैल्यूएशन वाला नहीं आएगा, तो यहाँ पर खाली 140 आएगा। उसका सिक्योरिटी प्रीमियम यस आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स यस आएंगे, डिपॉजिट पेबल आफ्टर 1 ईयर यस आएंगे, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आएगी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो, नॉन इन्वेस्टमेंट है तो ये भी माइनस कर देंगे। तो देखिएगा वैल्यू क्या हुई, तो ये वैल्यू निकल कर आई 120 प्लस 20 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20 और माइनस 200, 180।
तो ये आंसर आ गया आपका 180। अब इफेक्टिव कैपिटल, सिंस Kumar Limited incurring losses, no special legislation has been passed by the company for the payment of remuneration. Manager remuneration will be calculated on the basis of effective capital. Therefore, the maximum remuneration payable to the MD should be 60 lakh per annum. तो वो ध्यान रखिएगा, 180 लाख है तो 180 लाख पे कौन से प्रोविजंस हमारे बनेंगे। अगर इफेक्टिव कैपिटल 180 लाख है तो देखिएगा, अगर 180 लाख है तो ये आगे नेगेटिव और अप टू 5 लाख, तो 60 लाख तक ये रेमुनेशन दिया जा सकता है। तो ये 60 लाख, तो ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको आज मैनेजरियल रेमुनेशन जो है यहाँ पे सिखा दिया। तो इस कंसेप्ट को आप जो है कवर कर लेंगे, मेरी बुक से भी जो है और क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। और यहाँ आज हमने मैनेजरियल रेमुनेशन इस फाइनल अकाउंट की क्लास में पढ़ा। आपके कोई भी डाउट होंगे तो फिर वो एक लाइव सेशन जो है हम ले लेंगे, उसके अंदर जो है आप पूछ सकते हैं डाउट। और यहाँ पे जो है अभी हम जो क्लास ओवर करते हैं, तो अगली क्लास के अंदर जो है मैं फाइनल अकाउंट के अंदर ही अभी जो अगला कंसेप्ट है वो आपको कराऊंगा। और अगले कंसेप्ट के अंदर हम जो करेंगे वो वास्तव में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो अप्रोप्रिएशन एंट्रीज हैं वो आपको सिखाऊंगा कि कैसे अप्रोप्रिएशंस करते हैं, कैसे रिजर्व सरप्लस जो है बनता है। तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।